16 देखिएगा, ओपन एंडेड क्लासरूम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स अ कल्चर ऑफ इंक्लूजन इन स्कूल्स, यानी समावेशन की संस्कृति को बढ़ावा कौन सा ऑप्शन देता है। समावेशन क्या है भाई, जैसे मदर नेचर ने हम सबको एक साथ रखा हुआ है, बारिश होती है सबके लिए एक जैसी होगी, सूरज निकलेगा सबके लिए धूप एक जैसी होगी अगर आप बाहर खड़े हुए हैं तो, है ना, और हवा चलेगी तो सबके लिए चलेगी। उसी तरह से जब एजुकेशन है तो वो सबके लिए होनी चाहिए, चाहे किसी को देखने में समस्या हो, चलने में समस्या हो, कुछ करने में समस्या हो, हर एक बच्चे के लिए इंक्लूजन हो, समावेशन हो, हर बच्चे को हम समावेशित कर पाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग सिखा पाए, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो डिफरेंशिएटेड असेसमेंट्स आर प्रमोटेड टू मीट स्टूडेंट्स नीड्स, यानी विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बात तो सही है कि आप डिफरेंट तरीके से असेस कर लो बच्चों को, फिर भी देखते हैं। डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स आर डिस्करेज्ड, भैया डिस्करेज नहीं, एनकरेज करना है, हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है विभिन्नता को। कई लोग जो लोग जल्दबाजी में होते हैं और प्रैक्टिस कम करके गए होते हैं, वो क्या करेंगे, उन्होंने पढ़ा डाइवर्सिटी एंड वेरिड पर्सपेक्टिव्स, वाओ 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 कितना पॉजिटिव बात चल रही है ना, विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्यों की बात हो रही है। यहां लिखा हुआ है हतोत्साहित, लिखा होना चाहिए था प्रोत्साहित, तो जल्दबाजी में आपका एक नंबर बिल्कुल प्यार से चला जाएगा, और ऐसे ही एक एक नंबर कई नंबर प्यार से चले जाएंगे। तो इतने प्यार से नंबर नहीं लेके आने हैं वहां से। ओनली फ्यू स्टूडेंट्स फील वेलकम्ड एंड वैल्यूड इन द स्कूल, यानी कुछ ही बच्चों को अपना सा महसूस हो, उनको लगे हमारा स्कूल है, हमें तो टीचर प्यार करती है, तो कुछ ही बच्चों के साथ होगा तो ये तो पार्शियलिटी हो गई, सबको होना चाहिए ऐसा कंफर्टेबल फील। डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स आर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड ग्रुप्स एज पर देयर एबिलिटीज, ये सबसे खराब है कि आप बच्चों की क्षमता के आधार पर क्षमता समूहन कर दें, है ना, क्या कर दें, क्षमता समूहन कर दें कि भैया अच्छा तुम फर्स्ट आने वाले बच्चे को 90% लाते हो एक ग्रुप में, अच्छा तुम्हारा आईक्यू कितना है एक ग्रुप में, ग्रुप्स में बांटने से क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। इंक्लूसिविटी का मतलब है हर तरह के डिफरेंट बच्चे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात होगी, विभिन्नता में एकता की बात होगी। तो विद्यार्थियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन, यानी डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट तरीके से आप असेस कर रहे हो। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको आप ये थोड़ी कहोगे कि मेरे को सुना करके तुम बताओ या बोल करके बताओ मुझे कुछ, है ना, तो डिफरेंट तरीके से जैसी नीड होगी वैसे। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा एक बार, आपने मुझे डरा दिया था ना वो लास्ट क्लास जब हुई थी और आपने जो गलत आंसर्स दिए थे पोल में, आज तो मैं देख नहीं पा रही हूँ आप कैसे आंसर दे रहे हैं, नहीं तो चक्कर तो मुझे अभी भी आ जाते। सही आ रहे हैं, निशा कह रही है सही आ रहे हैं, ये आपकी कुछ सेटिंग है इसके साथ, मुझे लग रहा है ये बायस्ड है आपके प्रति। चलो कोई बात नहीं, कल हम देखेंगे, इसमें लॉग इन करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल सब्जेक्ट की पेडागोजी करा देंगे, क्यों टेंशन में रहते हो, पुरानी वीडियो देख के काम चलाओ, कराएंगे कुछ दिन बाद, मूड बनेगा जब हो जाता है 18 के आसपास। आसिफ देखिएगा, अलग अलग राइटर अलग अलग बात कहेंगे इस पे भी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, इन अ क्लास कॉम्प्राइजिंग ऑफ कल्चरली डाइवर्स स्टूडेंट्स, यानी एक ऐसी क्लास जहां सांस्कृतिक विभिन्नता हो, अलग अलग संस्कृति के लोग या बच्चे इन्वॉल्व हो। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर, यानी इनमें से कौन सी एक चीज को अवॉइड किया जाना चाहिए, एक टीचर को कौन सी चीज से बचना चाहिए ऐसी क्लास में जहां डाइवर्सिटी वाले बच्चे हों, अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे हों, बताइए जरा क्या नहीं करना चाहिए। इन शॉर्ट अवॉइडेड का मतलब है क्या नहीं करना चाहिए टीचर को। नॉट वाला क्वेश्चन है, 3 इडियट की तरह ऐसे कान एकदम खड़े करके ध्यान से आंसर करेंगे। क्वेश्चन आसान होते हैं ऐसे, बट फंसा देते हैं आपको, एक नंबर प्यार से चला जाएगा, और प्यार से नंबर हम देंगे नहीं, लड़ेंगे नंबर के लिए, अंत तक लड़ेंगे, है ना, अपनी आखिरी सांस तक, अपनी आखिरी श्वास तक लड़ेंगे। मूवीज में ऐसे होता है ना, देखिएगा ए ऑप्शन देखिएगा, ब्रिंगिंग एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्स कल्चर्स इन दी डिस्कशन। ये बात तो अच्छी बात है कि आप विविध संस्कृतियों के उदाहरण चर्चा में लेकर के आएंगे ताकि अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे जुड़ सकें, क्योंकि आपकी क्लास में अलग अलग संस्कृति वाले बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, बहुत प्यारी बात है। बी ऑप्शन है, डेवलपिंग करिकुलम एंड टीचिंग स्टाइल सूटेबल टू डोमिनेंट कल्चर, ये गड़बड़ है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली का विकसित करना, ये गलत है कि आपको लग रहा है कि ये कल्चर डोमिनेंट है इस जगह पे जहां मेरा स्कूल है, तो इस कल्चर के लिए ही मैं अच्छे मेथड्स बनाऊं, तो ये तो बायसनेस हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गलत है इसीलिए सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, है ना। ऊपर वाला बिल्कुल प्यारा उत्तर था, बहुत ही अच्छी बात कही गई थी कि डाइवर्स लर्नर ये वो, बट उत्तर के अनुसार ठीक नहीं था, व्यक्ति अच्छा था, आपके लिए अच्छा नहीं था, ऐसा ही हुआ। सी ऑप्शन पे आते हैं, एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू शेयर यूनिक फीचर्स ऑफ देयर कल्चर, यानी विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो अच्छी बात है, बच्चों को अच्छा महसूस होगा जब वो अपने कल्चर के बारे में बताएगा तो, ठीक है ना।
फिर आएंगे डी ऑप्शन पे, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना, कि हर किसी की संस्कृति को, दूसरे बच्चों के कल्चर को भी आपको रिस्पेक्ट करनी है, ये आप बच्चों को मैसेज दें। अब आपने इस क्वेश्चन से दो चीजें सीखी, एक तो ये कि क्या नहीं करना है कल्चरली डाइवर्स क्लासरूम में, है ना, कि वहां आपको ये नहीं करना है कि कुछ ही बच्चों के कल्चर को इंपॉर्टेंस देनी है और बाकी के बच्चों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है उनके कल्चर को, अगर उनका कल्चर उतना मशहूर या डोमिनेंट नहीं है तो। पहली बात तो हमने ये सीखी। बाकी तीन बातें हमने ये सीखी दूसरे सेक्शन में, कि एक तो हमें अलग अलग कल्चर के एग्जाम्पल्स देने हैं एक कल्चरली रिच एनवायरनमेंट में। भाई नॉट हटा के भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उस केस में आपको पता हो कि डाइवर्स कल्चर से एग्जाम्पल्स आपको लेकर के आने हैं, विविध प्रकार के उदाहरण आपको देने हैं बच्चे को। दूसरी चीज क्या हो, एनकरेज करना है जो भी अच्छी बातें हैं हर एक कल्चर में उस चीज को। तीसरी चीज क्या है, हर एक कल्चर की रिस्पेक्ट करना है बच्चे को, ये सिखाना है। जैसे हम शुरुआत में बोलते हैं गुड इवनिंग एवरीवन, और सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। ये क्या है, ये रिस्पेक्ट है हर एक कल्चर की, जो मैं कोशिश करने की अपनी बात के थ्रू, अपने थ्रू कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये सिंपल बात हो गई, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। भावुक हो गए हूं, मैं कुछ ज्यादा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। मैम आज सीजी टेट का आंसर की आया है, उसमें मेरा 114 नंबर आया 150 में से। मैं आपके साथ पिछले 4 महीने से जुड़ा हूँ, ये आपकी वजह से ही हो पाया है। थैंक यू सो मच। विश्वकर्मा प्रसाद कह रहे हैं सुपर चैट करके, थैंक यू सो मच विश्वकर्मा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अलग अलग देश भर से तैयारी करते हैं और जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आप देखते हैं, मैराथन्स देखते हैं चैनल पे, और ये बहानेबाजी नहीं करते हैं कि फलाने एग्जाम के लिए करा दो, ठिकाने के लिए करा दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादातर चीजें वहां ऑलरेडी हैं चैनल पे, अगर आप सच में पढ़ने की इच्छा रखते हैं तो अच्छा लगता है ये चीज को देख करके। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली अफेक्ट्स, आप जल्दी ही जॉब लें, अच्छा करें जीवन में। Which of the following directly affects learners' ability to read, interpret and understand letter and words? मतलब क्या हुआ, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। मतलब आपकी पढ़ने की जो एबिलिटी है, चीजों को समझने की जो एबिलिटी है, इंटरप्रेट करने की जो एबिलिटी है, वो डायरेक्टली प्रभावित, यानी इन शॉर्ट रीडिंग की एबिलिटी, डिसलेक्सिया। याद कीजिए, तारे जमीन पर ईशान अवस्थी, डिसलेक्सिया। ऐसा बच्चा वॉज को 100 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है ना, 6 को 9 पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है ना, और क्या हो सकता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें रिवर्स में पढ़ सकता है। बेसिकली वो रिवर्स वाली प्रॉब्लम इसमें होती है, वर्ड्स को, लेटर्स को इंटरप्रेट करने में उसको दिक्कत होगी। डिस्ग्राफिया जो है वो लेखन वैफल्य है, राइटिंग से रिलेटेड होता। अगर यही बात राइटिंग की होती तो हम इसके साथ जाते, अगर मैथ्स की होती तो हम डिसकैलकुलिया कह देते, क्योंकि कैलकुलेशन की बात है। तो ये वाचन वैफल्य या पठन वैफल्य कहते हैं इसको, डिसलेक्सिया को। गति समन्वयन कौशल होता है डिस्फेजिया, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंड करने या भाषा को यूज करने, बोलने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, और जीवन में आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी। एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी हड्डियों से या जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बच्चे को चलने फिरने में, मूव करने में, मोटर एक्टिविटीज करने में दिक्कत होगी। तो ऐसे बच्चे को अगर आप चाहते हैं क्लास में सक्सेसफुली इंक्लूड हो तो आपको क्या करना चाहिए। नाहिदा धन्यवाद, आपने कहा एनर्जेटिक सेशन। मैं अपने एनर्जी को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, स्पीड में पढ़ाइए मैम। अजमल इतनी स्पीड में पढ़ा देंगे किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना। स्पीड में तो मैं बहुत तेज पढ़ा सकती हूँ, ये बात आप सब इस बात से अवगत हैं, बट ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही है यार, थोड़ा सा नॉर्मल चल लेते हैं। और वैसे इतना बोलना पड़ता है पेडागोजी में, इतने रामायणे हैं, रामायण तो कोई शब्द नहीं होता होगा, रामायण है, उसमें भी मैं बिल्कुल ससम्मान ये बात कह रही हूँ। रामायण को बिल्कुल भी खराब नहीं बता रही हूँ, बस ये बता रही हूँ कि एक बड़ा ग्रंथ है रामायण, नहीं तो कई लोग इस बात को भी दिल पे ले जाएंगे। देखिएगा एक बार, मैंने खुद बचपन में बहुत पढ़ी है, देखी भी है। टू एंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी गतिक दिव्यांगता, यानी चलने फिरने से रिलेटेड जिनको भी दिव्यांगता है उनको आप कैसे, अच्छा कुछ और पूछा है भाई, to ensure successful inclusion of students with locomotor disabilities it is important to avoid। इसका आंसर दिखाना जरा, इसमें गड़बड़ की होगी ज्यादातर लोगों ने, दिखाओ फटाफट फटाफट। क्या पोल ही नहीं भेजा था, कमाल करती हो, वाह, फोन में लगी रहो, हैं बंदा है नहीं कोई, फोन में लगना है इनको, हैं। आंटी को बताऊंगी आज कि आपकी बेटी वहां बैठ के क्लास में फोन में लगी रहती है, जरा देखो कोई हो तो। हमें तो बता नहीं रही है, कोई बात नहीं, एक बार इसका आंसर दो। मतलब हमारे पोल वाले लोग ही सो जाते हैं,
हैं, हम यहाँ इतनी एनर्जी में लगे पड़े हैं, वो अपना चुपचाप चैटिंग कर रहे हैं। और खाना खाया है ये पूछ रहे हो तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी हमें, बेहतर की उम्मीद किए थे हम। कौन सा एक्ट पढ़ रही थी, अभी पढ़ना है तुम्हें सारी दुनिया की चीजें। देखो एक बार अगर हम बात करें, दिखाना जरा, दिखाना कितना आंसर आ रहे हैं। 65% ए ऑप्शन। अब तो आप सीख गए होगे, चलो देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने घुमा दिया है। पूछा है गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किससे बचना महत्वपूर्ण है। मतलब क्या नहीं करना है, नॉट वाला क्वेश्चन हो गया ये, है ना। अवॉइड लिखा था ना, 65% लोग ए कह रहे थे। अभी तो पता लगेगा, मैंने तो पता नहीं है पहले से आंसर, देखती हूँ अभी। अवॉइड यानी किस चीज से बचना है, उन बच्चों के साथ डील करने में जिनको चलने फिरने में दिक्कत है। पहला ऑप्शन है अलोकेटिंग क्लासरूम्स, लाइब्रेरी एंड लैब्स ऑन द टॉप फ्लोर। कमाल कर दियो पांडे जी, आज तो आप दिल खुश हो गया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये सही उत्तर दोगे। आपको समय मिल गया ना, इन्होंने पोल दिया नहीं टाइम पे, और तब तक आपको शक हो गया होगा मेरी शक्ल देख के। देखिएगा, तो ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं का आवंटन नहीं करेंगे। भाई जिन बच्चों को चलने फिरने में दिक्कत है, बैसाखी से आ रहे हैं या व्हील चेयर से आ रहे हैं या और कोई दिक्कत है उनको चलने फिरने में, मूव करने में, तो उन बच्चों की क्लास फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर या 18वीं मंजिल पे थोड़े ना रखोगे। अगर होती है स्कूल में तो, है ना, आप रखोगे ग्राउंड फ्लोर पे। इस चीज से आप बचोगे। बहुत बढ़िया, तालियां बजा दीजिए अपने लिए। मम्मी से कहेगा लड्डू लेके आए आपके लिए। विद्यालय के सभी क्षेत्रों को रैंप और लिफ्टों से समतल करना, यानी लेवलिंग ऑफ ऑल एरियाज ऑफ स्कूल विद रैंप्स एंड लिफ्ट्स। ये बात सही है कि जितना हो सके स्कूल के जितने भी एरिया हैं वहां पे रैंप्स बनवाई जाएं, जिससे कि बच्चा जा सके। अगर वो सीढ़ी नहीं भी चढ़ सकता तो रैंप का इस्तेमाल करे या लिफ्ट का इस्तेमाल करे। ये बात सही है। इससे ये एक तरह से आपका इंक्लूसिव एजुकेशन का एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता भी है कि हमें पब्लिक जितने भी प्लेसेस हैं उनको एक तरह से डिसेबिलिटी फ्री करना है, कि हर कोई जा सके वहां पे, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो। मेकिंग अडेप्टेशंस एज पर स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट्स, ये बात भी सही है, जैसी बच्चों को नीड हो उसके हिसाब से आप अपने अडेप्टेशन कर लीजिए। रीजनेबल एकोमोडेशन इन सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि सही से आप उचित व्यवस्था करें बच्चों के बैठने की, ये बात भी सही है। अब बात क्या सही नहीं है, बात सिर्फ ए ही सही नहीं है, और आपने उत्तर बिल्कुल सही दे दिया है ना। ये मेरी ही वीडियो मुझे दिखाई जा रही है। खैर चलिए आते हैं, आज तो हम लगभग 8000 लोग जुड़ ही चुके हैं, तो इसी बात पे ताली बजाइए और खुश रहिए और सीखते जाइए, है ना। आपको क्या लगा मैं ये कहूंगी लाइक कर दीजिए? नहीं, मैं इतनी भी स्वार्थी नहीं हुई। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, यानी वो बच्चा जो कुछ नया ओरिजिनल करने की क्षमता रखता है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है, बताइएगा, फटाफट से बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। ये नहीं है वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान से आंसर करना होता है, ऐसे कान खड़े कर लेने होते हैं और थोड़ा चौकन्ना होकर के जवाब देना होता है। तो क्रिएटिविटी का लक्षण हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ भाई उच्च क्रम समस्या समाधान, अलग अलग सी मुश्किल समस्याएं भी बच्चा सॉल्व कर देगा। फिर आता है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये जस्ट ऑपोजिट है, क्रिएटिविटी का दुश्मन है कन्वर्जेंट थिंकर होना। अब सारी चिंतक है अगर कोई बच्चा तो वो क्रिएटिव नहीं होगा, वो इंटेलिजेंट हो सकता है बट वो क्रिएटिव तो कतई ही नहीं होगा, है ना। तो ये इंटेलिजेंस से जोड़ा है किसने, जेपी गिलफर्ड ने, किसको, अभिसारी चिंतन को। और जेपी गिलफर्ड ने ही क्रिएटिविटी से जोड़ा है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, यानी बिखरती हुई सोच, अलग अलग दिशाओं में सोच, बिखरती नहीं दिशाओं में सोच। नोवल इनोवेशन, कुछ नया, एडिसन की तरह बल्ब बनाएंगे, बिल्कुल सही बात है, नवाचारी प्रयोग है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा की प्रबल भावना, बहुत क्यूरियस होते हैं, कुछ नया मिल जाए, कुछ डिफरेंट, हर चीज पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो तीनों बातें सही हैं बट बी गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। अभी 10 क्वेश्चन और रहते हैं बट हमें मजे इतने आ रहे हैं, हम क्या करें, एंजॉय करेंगे क्लास को। क्वेश्चन नंबर 21 है, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लॉन्ग टर्म रिमेम्बरेंस, यानी आप चाहते हैं बच्चे आपको भूले ना, याद रहें, है ना, आप दिलो दिमाग में ताजा रहें किसी के, तो क्या करेंगे आप, ऑफ अ पर्टिकुलर कंटेंट, यानी किसी एक कंटेंट की बात हो रही है, कोई एक कंटेंट आपके दिमाग में हमेशा रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी शुड बी अवॉइडेड बाय अ टीचर, है ना। लोग ऐसे करते हैं ना, बर्थडेज पे या प्रपोजल्स पे, शादी पे, ऐसा करेंगे कोई जिंदगी भर ना भूले, ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ सरप्राइज देंगे। तो लेकिन वो सरप्राइज देते हुए आपको क्या अवॉइड करना है, सिंपल बात ये पूछिए घुमा फिरा के, है ना, कि किसी विशेष विषय वस्तु को आप चाहते हैं, कोई चीज इंपॉर्टेंट है, कोई चीज अच्छी है, तो बच्चे के दिमाग में लंबे समय तक रहनी चाहिए। तो उस चीज के लिए आप किस चीज से बचेंगे, कौन सी रणनीति का पालन नहीं करेंगे, बताइएगा फटाफट से, क्या नहीं करेंगे, फटाफट से बताइएगा।
अप्लाइंग निमोनिक्स, निमोनिक्स तो अच्छा तरीका होता है, ये जो हम और आप, मतलब मैं और आप बहुत बार डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताती ही हूँ। निमोनिक सिंपल तरीका, ये भी निमोनिक है। ये जो सीसीएस मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन का जो गुण है वो क्या है, निमोनिक है एक। ठीक, तो निमोनिक से याद रहता है, ये मेमोरी की स्ट्रेटजी है। ये तो अच्छी बात हो गई, हमें तो बुरी बात ढूंढनी है जिसको अवॉइड करना हो, है ना। मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, अगर आप प्रॉपर फ्लो चार्ट वगैरह बना रहे हैं तब भी लंबे समय तक याद रहेगी कोई बात, कोई कंटेंट, कोई सामग्री। प्रेजेंटिंग डिसजॉइंटेड वर्ड्स, अगर आप डिसकनेक्टेड चीजें लगा देंगे तो याद नहीं रहेगी। असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना ये गलत बात है, क्योंकि आपस में कोई कनेक्शन नहीं है चीजों का, याद ही नहीं कर पा रहे। भाई सीसीएस से आपको याद है क्योंकि मैंने आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का एक कॉन्टेक्स्ट दे दिया, मतलब एक कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, डिसजॉइंटेड नहीं होने चाहिए जिनका आपस में कोई संबंध ही ना हो, चीजें कनेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे से। यूजिंग इमेजरी, इमेज से तो याद रहती हैं चीजें। 65% लोग तो विजुअल लर्नर्स हैं जिनको देख के अच्छा सीखने में समझ आता है। तो सी ऑप्शन गलत है और वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अब हम स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, हमारे जीवन में और भी कमिटमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, स्टूडेंट्स लर्न बेटर व्हेन मटेरियल टू बी लर्न्ड इज डैश, यानी बच्चे तब बेहतर सीखते हैं जब जो सामग्री हो वो कैसी हो, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव, यानी जटिल और व्यापक हो। भाई जटिल बना दोगे तो कैसे सीखेंगे, दिक्कत हो जाएगी। कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, ये बात बहुत प्यारी है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज से, आपके पूर्व ज्ञान से, आपकी मौजूदा जानकारी से रिलेटेड हो, जो आप जानते हैं। आपको एग्जाम्पल भी मैं वही देने की कोशिश करती हूँ जो आपके आसपास के हो, जो आपके जीवन के हो, है ना। उस पर कई बार किसी को हंसी आ सकती है, किसी को लग सकता है अरे कैसी बातें कर रहे हो, बट वो याद रहेगा, वो समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि जो जीवन से जुड़ती है चीज, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज से जुड़ती है, वो हमें सेट हो जाती है दिमाग में। ठीक है, तो मौजूदा ज्ञान से जुड़ी जो भी चीज होगी उससे हम बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। यानी बच्चे की जो करंट नॉलेज है, आप बिल्डिंग में बनाते हैं तो नींव अच्छी करते हैं ना, तो वो नींव जो ओल्ड नॉलेज है, उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, उससे जोड़ेंगे और तब नया सिखाएंगे। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, सरल से जटिल जाएंगे। डिसऑर्डरली नहीं, ऑर्डरली होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कुछ भी डिस्पेरेट टू देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी उनके सामाजिक संदर्भ से भिन्न हो, यानी अलग हो नहीं, बल्कि जुड़ी हुई होनी चाहिए, सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन वाज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट्स, यानी बच्चों का शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में क्या योगदान है, मतलब बच्चों की जो भी शैक्षणिक विफलता है उसमें क्या क्या योगदान है, क्या चाहिए आपको, बताइए जरा। बच्चे क्यों नहीं अचीव कर पा रहे, इसमें किसका योगदान है, ये पूछा है। मैम प्लीज, क्या हंसा रही हो ज्यादा या रो रहे हो? मैं आज इतना फनी गाना सुन रही हूँ ना, वही चढ़ गया मेरे दिमाग में, बताऊंगी नहीं किसी को, व्यूज बढ़ जाएंगे फिर उसके। मजाक कर रही हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी अच्छी आर्ट के व्यूज नहीं, समर्थक भी बढ़ने चाहिए। वाह वाह। देखिए एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्टूडेंट्स फेलियर इन एकेडमिक अचीवमेंट, यानी कि हम ये कहेंगे कि कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है, यानी किस वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, ये है कुल मिला के बात। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव से जोड़ने पे फेल क्यों होंगे, फिर तो अच्छा सीखेंगे, ये बात सही है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड करिकुलम, यानी ऐसा करिकुलम बना दिया जिससे बच्चा कनेक्ट ही नहीं होता, उसकी लाइफ से कनेक्ट ही नहीं होता, कुछ उसके सर से ऊपर से टप्पा मार के निकल जाता है, वो सिलेबस समझ में ही नहीं आता क्या चल रहा है। इंक्लूसिव फिलॉसफी तो अच्छी बात है, लर्नर सेंटर्ड भी अच्छी बात है, बट गैर प्रासंगिक नहीं होना चाहिए। अगर प्रासंगिक होता, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होता तो अच्छा होता। ये डी लगा दिया तो नेगेटिव हो गया, है ना। अगर हम बात करें, डी एक ऐसा प्रीफिक्स है जो हम देखते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं ना, आई थिंक डी लगा दो, इम लगा दो तो खराब सा हो जाता है, मतलब, है ना, अन लगा दो तो वही वाला है। डी कॉन्टेक्चुअलाइज नहीं, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड होना चाहिए था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, एज पर एनसीएफ 2005 बच्चे क्या करते हैं, बच्चे डांस करते हैं, नहीं आई मीन सीखते हैं। देखिएगा, आर पैसिव रेसिपिएंट्स, बच्चे पैसिव नहीं हो सकते, बच्चों को निष्क्रिय रखना, पैसिव रखना पाप है, पाप समझते हैं ना, तो निष्क्रिय नहीं रख सकते बच्चे को, तो ये तो गलत हो गया। डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, भैया बच्चों में सारी क्षमताएं हैं, आप कौन होते हैं बच्चों में क्षमताएं नहीं है ये कहने वाले। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है कि बच्चों में क्षमताएं हैं, है ना। तबस्सुम कह रही है मैम बता दीजिए कौन सा सॉन्ग है, हम भी सुन लेंगे। नहीं तबस्सुम, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैं तो वियर्ड सॉन्ग सुनती हूँ कई बार, हरियाणवी सॉन्ग है, कोई कुल 7-8 लाख व्यूज हैं बस उस पर, बट मतलब गाने के हिसाब से, गाने पे ज्यादा होते हैं ना। तो डोंट हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर लर्निंग, यानी बच्चों में अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती, ये बात सही है, मतलब ये बात गलत है।
लर्न बेस्ट थ्रू रोट मेमोराइजेशन, रट के थोड़े ना सिखाना है। तो फिर तो ऑप्शन बचा ही डी हमारे पास, तो डी बचा, इसी को टिक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, क्यों सही है, कैसे सही है ना। कोई कह रहा है थियोरी भी पढ़ाओ, देखो तब सीटेट, हाँ थियोरी पढ़ाई हुई है सारी, कई बार पढ़ाई हुई है, देख लीजिए एक बार यूट्यूब, है ना, लेट्स लर्न देख लीजिए। आप बुक तो रिलीज कर दो अपनी, अपडेटेड, 1 साल से वेट कर रही हूँ। अजिताब, ओके ठीक है, समय दीजिए हमको। हिंदी वाले पेडागोजी क्लास नोट्स तो आने ही वाले थे, चलो इस पे भी काम शुरू करते हैं, जल्दी आ जाइए, सीटेट का सिलेबस उतना नहीं है, कर देंगे। प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, यानी बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करे। इससे बेहतर बात कोई हो ही नहीं सकती एनसीएफ के अकॉर्डिंग, बच्चे को एक्टिव ही रहना है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, जस्ट 5 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। इन ऑर्डर टू टीच अ कॉन्सेप्ट, यानी एक संप्रत्य पढ़ाने के संदर्भ में, अ टीचर शुड अवॉइड यूजिंग, यानी टीचर को क्या प्रयोग करने से बचना चाहिए, डंडे को प्रयोग करने से बचना चाहिए, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कौन है? जगजीत सिंह कह रहा है कोई, है जगजीत सिंह। सुन रही थी 2 दिन पहले, फिर मेरे आंसू आ गए, फिर मैंने बंद कर दिया, फिर मैंने सोचा आपको कुछ दिन बाद सुनूंगी, है ना, क्योंकि मैं बहुत दिन से जगजीत सिंह वाले ही मूड में थी, ठीक है ना। आजकल आप एकदम खुश होकर पढ़ा रही हो। हाँ रूपा, मैं भूल गई थी खुश होना कुछ दिनों से, तो अभी मैं सीख रही हूँ वापस से। जीन प्याजे क्लियर नहीं हो पा रहा है मैम, कैसे क्लियर करूं? वीडियो देखो सुमन, नहीं तो दोबारा से क्लियर करा देंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, पूरी थियरी पढ़ा देंगे, डोंट वरी। सीडीपी फिर से पढ़ाएंगे आपको, सीटेट से पहले, टेंशन नहीं ली। सीडीपी क्या और भी चीजें देखिएगा। अगर हम बात करें क्या अवॉइड करना चाहिए टीचर को एक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय, एग्जाम्पलर्स तो अच्छी बात है, उस संप्रत्य से जुड़े उदाहरण दो भर के। इंस्टेंसेस डिस्क्रीट टू द कॉन्सेप्ट, भैया असतत नहीं देने हैं, जिससे वो कनेक्टेड फील ना करे, ऐसे एग्जाम्पल देना जिसका कनेक्शन ही ना हो, जो ब्रेक कर दे कंटिन्यूटी को, उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नॉन एग्जाम्पलर्स देने चाहिए। नॉन एग्जाम्पलर्स क्या होते हैं, ये बहुत पूछा जाने लग गया है पेपर में, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। गैर उदाहरण वो होते हैं जब मैं आपको ये समझा रही हूं कि ये बर्ड होती है, यानी ये चिड़िया है, ठीक, और मैं फिर आपको ये माउस उठा करके दिखाऊं कि देखो ये चिड़िया का उदाहरण नहीं है, तो मतलब ये नॉन एग्जाम्पल है जो उससे रिलेटेड नहीं, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इस बात से, तो समझ गए ना। नॉन एग्जाम्पल की जरूरत होती है, बहुत अच्छी बात होती है नॉन एग्जाम्पल का यूज करना, तो चाहे एग्जाम्पल हो चाहे गैर एग्जाम्पल हो, आपको दोनों ही यूज करने हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, हम लोग काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं। डी ऑप्शन देखिए, प्रोटोटाइप्स प्रिवेलेंट इन देयर कल्चर, जो संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप हैं, क्यों उनको तो दिखाओ भाई, उससे तो वो कनेक्टेड फील करेगा। तो जो नहीं करना चाहिए वो है बी ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। नॉलेज और अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज नोअर डेपिक्ट्स, बताइएगा जरा। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता, यानी किस चीज की नॉलेज, किस चीज की अवेयरनेस, सेल्फ की अवेयरनेस, खुद की अवेयरनेस, खुद के थॉट्स, खुद की थिंकिंग, खुद के ही बारे में अवेयरनेस क्या कहलाएगी, बताइए फटाफट से। अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस यानी सेल्फ की अवेयरनेस, क्या कहते हैं अवेयरनेस ऑफ अवेयरनेस को? मेटा कॉग्निशन कहते हैं। जमानों से हम इस पे बात कर रहे हैं, जब ये सीटेट में जस्ट एक बार पूछा गया था बहुत पुराने समय पे, तब भी मैं ये डिस्कस करती थी आपके साथ, याद कीजिए वो समय, ठीक। इसको हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ द अवेयरनेस, अधिसंज्ञान जिसको हम कह रहे हैं। कॉग्निशन का मतलब होता है मेंटल स्किल्स, मानसिक क्षमताएं, जिसमें हम सोचना, समझना, तर्क करना, कल्पना करना, यानी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, मेमोरी, परसेप्शन, ये सब कॉग्निशन है। दिमाग से जुड़ी हुई सारी बातें कॉग्निशन है, मतलब थिंकिंग कॉग्निशन से जुड़ी है। लेकिन मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, तो बियॉन्ड थिंकिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो बियॉन्ड का मतलब हो गया परासंज्ञान, संज्ञान के भी परे, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, थिंकिंग पे भी सोच पा रहे हैं कि मैं सोच क्यों रहा हूं, ये भी आप सोच पा रहे हैं, इसको मेटाकॉग्निशन कह रहे हैं। उसकी याद आखिर आ क्यों रही है ना, तो ऐसा क्या हुआ, तो मेटाकॉग्निशन है, ठीक, कि आप प्लान कर पा रहे हैं, रिव्यू कर पा रहे हैं, कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपनी रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं अपने ही चिंतन पे, दिस इज मेटाकॉग्निशन। इस पे अलग से भी एक वीडियो हम लोग करेंगे, अभी मैंने सीटेट के बैच में बताया भी था वैसे कल परसों। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। निमोनिक होता है छोटा रूप, मिसकंसेप्शन होता है गलत भ्रांति, या मोटिवेशन अभिप्रेरणा को कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 पर, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 है, देखो थोड़ा सा टाइम निकाल के आया करो क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, और ये 30 क्वेश्चन ऐसे नहीं है जिसमें ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हो, ये पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ये बड़े होते हैं, पढ़ने में भी टाइम लगता है। आप खुद भी बैठ के पढ़ेंगे ना तब भी 30 क्वेश्चन 30 मिनट में शायद ही कर पाएंगे, तो 30 क्वेश्चन के लिए हम 60 मिनट लेके चलते हैं, जिसमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, जिसमें आप
पोल में आंसर भी कर रहे हैं, आपके लिए ये मॉक टेस्ट जैसा भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, हंसी मजाक भी है, पढ़ के भी मैं सुना रही हूँ, आपको भी पढ़ने का मौका दे रही हूँ। तो 30 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट का टाइम लेके आया करो। एक क्वेश्चन पे 2 मिनट हम देंगे, समझेंगे, जानेंगे, चारों ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे। आइडेंटिफाइंग दी डिफिकल्टी यानी कि मुश्किल को पहचानना, सेटिंग द गोल यानी गोल सेट करना, उद्देश्य को सेट करना, एक्सप्लोरिंग पॉसिबल सॉल्यूशंस, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिंग अकॉर्डिंगली एंड इवेल्युएट द आउटकम्स आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ, यानी कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज के अनुसार काम करना, यानी इतना दिमाग लगा के काम करना क्या कहलाएगा। एट्रीब्यूशन, इमिटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, पैसिव अटेंशन, भैया सिंपल बात है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि क्या होगा अगर ये किया तो कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करें, उसका एक्सप्लोरेशन, उसके रीजंस, सारी बातें, क्या आउटकम होगा, सिंपल है प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका फेवरेट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें एक कथन है और दूसरा है रीजन यानी उसका तर्क है। देखिएगा, कथन दिया है और तर्क दिया है, ये इस बार से ही आने क्वेश्चन शुरू हुए हैं सीटेट में, इससे पहले सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन नदारद थे यानी गायब थे। बताइएगा, कौन सा वर्ड वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका रीजन है अभिकथन है, एक्सप्लोरिंग एंड डिस्कसिंग मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना, यानी जो भी मिसकंसेप्शंस हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनको ढूंढना। बिल्कुल अच्छी बात है, ये तो बहुत ही प्यारी बात है, करना चाहिए। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का काम है कि कहाँ पे मिसकंसेप्शन बना है बच्चों के दिमाग में, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मॉक टेस्ट फ्री है, बिल्कुल फ्री है, फ्री है मॉक टेस्ट करियर रूल पे, किसने कहा पेड है। रीजन है इसका, इट गिव्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट द रीजंस बिहाइंड दोज मिसकॉन्सेप्शन एंड इट इज हेल्पफुल इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशंस, यानी यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। यानी अगर आप मिसकॉन्सेप्शंस को भी इंपॉर्टेंस देंगे कि अगर बच्चे को कहीं कोई भ्रांति हो गई, कोई मिसकॉन्सेप्शन हो गया है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो वो डिस्कस करे उसको क्लास में। इससे क्या होगा, इससे ये क्लियर हो जाएगा, डीपर थिंकिंग उसकी हो पाएगी। बिल्कुल सही रीजन है, दोनों बातें अच्छी लग रही हैं हमें तो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही बातें सही हैं, उसका रीजन भी सही है, स्टेटमेंट भी सही है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे फाइनली हम आ गए हैं, बहुत ही मेहनत और शिद्दत और संघर्ष के बाद, 1 घंटे से लगातार बोलने के बाद, उससे पहले भी क्लासेस चल रही थी। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम, यानी बच्चे जो हैं वो कब बोर्डम महसूस करेंगे, कब बोरियत महसूस करेंगे। अभी आप 1 घंटे से जुड़े हुए हैं, क्या आपको बोरियत महसूस हुई? बताओ जरा, कमेंट करके बताओ फटाफट से, हुई? ऐसे विद्या रानी की कसम है आपको, सच सच बताना। ये करते थे ना हम बचपन में, करते थे कई लोग। खैर हमारे घर वाले कमाल थे, हमारे घर वालों ने हमें कसम खाने की इजाजत नहीं दी जीवन में कभी, है ना। तो हमारे सपने पूरे नहीं हो पाए। हमारे यहाँ पे कसम खाना रेस्ट्रिक्शन थी, है। हमारे यहाँ एक भ्रांति अलग थी, कसम झूठे लोग खाते हैं, हम कसम नहीं खाएंगे। देखिए एक बार फटाफट से बताइए, एक बार अगर हम बात करें तो बताइए फटाफट से कि बोर्डम कब फील होगा बच्चों को। पहला ऑप्शन है एक्टिविटीज नॉट वैल्यूड, जहां गतिविधि को महत्व नहीं दिया जाएगा, यानी टीचर ही एक्टिव नहीं है या बच्चों को एक्टिव नहीं किया हुआ, एग्जांपल्स इंटरेस्टिंग नहीं है, क्लास इंटरेस्टिंग नहीं है, तो बोर हो जाएगा जब एक्टिविटी की कमी है। बिल्कुल सही बात है। वेयर एक्टिविटीज वैल्यूड, जहां एक्टिविटी वैल्यू होगी वहां बोर क्यों होंगे बच्चे, वहां तो मजे आएंगे। सक्सेस इज अचीव्ड, सक्सेस अचीव होने पे कौन बोर होता है, मजे करते हैं लोग, आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, मजा आ रहा है, चलिए बस मजे चाहिए, ठीक है ना। फिर आते हैं डी ऑप्शन पे, सक्सेस इज डिजायर्ड, जहां पे आपकी इच्छा होती है सफलता पाने की, कि पेपर में नंबर आएंगे, पढ़ेंगे, है ना। यहां से हुआ है बहुत सारे लोगों का, पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, ठीक, अगर आप एक्टिविटी सेंटर्ड क्लासरूम नहीं है, बोरिंग हो जाएगी क्लास, सिंपल बात। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है, आज के लिए आखिरी सवाल है ना। फिर हम कल मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ। जीवन में सवालों का जवाब ढूंढना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर, यानी एक अभिप्रेरक के रूप में आपके लिए फीडबैक क्या मायने रखता है, बताइए। मतलब जैसे अभी मैंने पूछा कि क्या आप बोर हो रहे हैं, ये फीडबैक मिला मुझे आपसे कि आप बिल्कुल बोर नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं वो सो गए हैं, ठीक। एजे खान फ्रॉम बिहार, अगर इस बार मैं सीटेट पास नहीं हुआ तो पापा हमको बुलेट नहीं दिलाएंगे। यार ये कौन से पापा जी हैं जी आपके, आजम खान, एजे खान, जो आपको सीटेट में पास होने में बुलेट दिला रहे हैं? यार कमाल है, पिताजी तो आपके बहुत ही बढ़िया। हमारे पिताजी ने हमको 5 रुपए का पेन नहीं दिया था सीटेट पास होने में, आपको बुलेट मिल रही है? हद हो गई। मैं बहुत जेलस हूँ आपसे।
खैर सीटेट में पास आप हो जाएंगे अगर आज से जितनी भी वीडियो सीटेट तक आएंगे सिर्फ वो भी आप देख लेते हैं अच्छे से, इनफ हो जाएगा। सीटेट आपका कोई नहीं रोक सकता। लिख के ले लीजिए, लिख के लीजिएगा, अफसोस करेंगे अगर नहीं देखेंगे तो। ठीक है, देखिए खैर क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। ध्यान से पढ़िएगा, हिंदी में मैंने कुछ और लिखा है, देखिएगा लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक एज अ मोटिवेटर। यानी कौन सा तरीका सही नहीं है फीडबैक को यूज करने का। अगर आप बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो कौन सा तरीका सही नहीं है, बताइएगा फटाफट से भास्कर। और वो आधी बुलेट मुझे दे दीजिएगा, कुछ दिन मैं चलाऊंगी जब आपकी बुलेट आ जाए। देखिएगा, फीडबैक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि। ये तो अच्छी बात है कि बच्चे के ऊपर बेस्ड है, ये तो अच्छी बात है। बी ऑप्शन है फीडबैक फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, ये भी अच्छी बात है। फीडबैक इन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क, बिल्कुल सही बात है, बच्चे के काम से जुड़ा हुआ फीडबैक। लेकिन डी ऑप्शन नेगेटिव होगा क्योंकि बाकी तीनों पॉजिटिव हैं और हमें नेगेटिव चाहिए क्योंकि इनएप्रोप्रिएट अनुचित पूछा है हमसे। फीडबैक विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजंस विद अदर स्टूडेंट्स, यानी अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। ये है क्या कहे, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना, क्या घुमा दिए हैं। एक मिनट रुकिएगा जरा, कुछ तो गड़बड़ है इस सवाल में ही। देखिएगा, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुचित तरीका है। अनुचित यही है विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजंस विद, नहीं ये तो सही है, विद होना चाहिए। फीडबैक कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित फीडबैक। फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, फोकस्ड फीडबैक इन डिस्क्रिप्टिव स्टाइल रिलेटेड टू स्टूडेंट्स वर्क। सब तो सही है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। ये ना ये विद या विदाउट वाला चक्कर होगा, इसको डी कंसिडर कर लेना। एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लूंगी, हो सकता है पेपर में गड़बड़ हुई हो, कल हम इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार। तो क्योंकि हो सकता है हमारी टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो और मैंने चेक किया नहीं है, तो इसको आप स्टार मार्क करके रख लेना, अभी के लिए डी मार्क कर लेना। ये विदाउट होना चाहिए कि अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना की जगह हो सकता है कि करके प्रतिपुष्टि देना और समथिंग, तो अभी इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अब वैसे भी हम इनफ थक चुके हैं, कल मिलेंगे। आउट ऑफ 30 कितने